हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं जून 24 के बीए बीजी 171 के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अंबेडकर व्यू ऑन हिंदू सोशल ऑर्डर। हमने जो दिसंबर 24 के क्वेश्चन करा रखे हैं, मैं उसका लिंक इसके नीचे दे दूँगी और वही सेम थिंग से रिपीट हुआ है इसमें भी। जैसे कि स्टेट सोशलिज्म के बारे में रिपीट हुआ है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बारे में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं वो दे दूंगी, आप देख लेना। और ये हिंदू सोशल ऑर्डर भी वही सेम क्वेश्चन ही होगा, बस ट्विस्टेड वे भी दिया गया है, तो ये फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी हिंदू रिलीजन के लॉ बुक जो थे मनुस्मृति, उसको अम्बेडकर जी ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उसमें जो कास्ट सिस्टम के बारे में दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में उसमें दिया गया था। और ये चारों कास्ट सिस्टम के छोड़ के और एक भी था जो कि अनटचेबल लोग थे, दलित लोग थे। तो सिर्फ ब्राह्मण्स लोग, क्षत्रिय लोग, उनका क्या होता था कि वो ही सब कुछ फैसिलिटी, प्रिविलेज वो ही पाते थे, इंजॉय करते थे। बट जो शूद्रा लोग, दलित लोग जो होते थे, उनको सिर्फ हार्श पनिशमेंट ही फेस करना पड़ता था। दलित लोगों को तो अनटचेबल मतलब उनको छूते नहीं थे, उनका शेडो तक भी उनके पास नहीं आना चाहिए। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपर कास्ट के जो लोग होते थे उनके पास, ऐसे कि वो लोग जब भी चल के जाते थे कहीं तो क्लैप करेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, ताकि आसपास जो भी अपर क्लास के लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि नहीं, एक दलित जा रहा है या एक शूद्र जा रहा है। और चिल्लाते जब भी हैं तो उनके गले पे ना एक घड़ा जैसे एक बांधते थे, ताकि उनका सलाइवा किसी के ऊपर या कहाँ पे नहीं गिरे। तो ऐसा बहुत क्रिटिकली कंडीशन था। वो लोग चल के भी जाएंगे तो पीछे एक ग्रूम लगा के चलेंगे, ताकि उनका स्टेप मार्क जो होगा वो मिट जाए। वो जाके लोकाली जो रिवर पॉन्ड वगैरह होते हैं उसमें जाके वो पानी नहीं पी सकते। उनके पास खुद के लिए कुछ काम नहीं होता था, तो वो ऐसे डेड बॉडी वगैरह जो होते थे उनके कपड़े वगैरह पहनते थे, खाना वगैरह भी यहाँ से वहाँ से ऐसे खा लेते थे। और इसमें ऐसा भी था कि सिर्फ दलित या शूद्र लोगों के साथ गलत नहीं होता था, वुमेन को भी उसका खुद का राइट्स नहीं मिलता था। उसके खुद के पास अपने वोटिंग राइट नहीं होता था, प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था, डिवोर्स राइट नहीं होता था, वो खुद एंडोगमी नहीं कर सकती। उसके अगर पति ने दूसरी तीसरी शादी भी कर ले तो उसको वो अपोज नहीं कर सकती थी। बट अगर उसका पति का डेथ हो गया तो वो ऐसे ही रहेगी। बहुत ही मतलब वुमेन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऑपरेस्ट किया जाता था। और अंबेडकर जी जो थे वो चाहते थे कि नहीं, ये सब कुछ हटे, लोगों को उनके खुद के इक्वालिटी मिले, लोगों को एजुकेशन मिले। मतलब दलित और वुमेन और शूद्र, जो भी बैकवर्ड क्लासेस, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग होते थे, उनको खुद के कैसे वो स्ट्रांग हो सके, एजुकेशन मिले, उनको खुद का अपने अधिकार मिले, इसके बारे में उन्होंने बोला था। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन अम्बेडकर अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द अनटचेबल इन विलेजेस। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल विलेजेस को कैसे डिफाइन किया था कि वो एक रूरल रीजन होता था विलेजेस, मतलब अंबेडकर जी ने ये सब कुछ बोला था। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होगा उसमें, उसके बीच में पीपुल लोग, हाउस होल्ड वगैरह, ये सब कुछ सेटलमेंट हो गए और वो लोग वहाँ पे रहेंगे। तो फर्स्ट विलेजेस पे कैसे हमारा कास्ट सिस्टम था, जैसे कि 4 सेक्शन पे थे। जैसे ब्राह्मण लोग हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लोग हो गए। ब्राह्मण लोग क्या करेंगे, वो लोग पूजा करेंगे। क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, वो लोग वॉरियर होंगे। वैश्य लोग क्या करेंगे, वो लोग ऐसे काम करेंगे। और शूद्र बहुत छोटा मोटा काम, या उनको ऐसे बहुत ही निचला वर्ग होते थे, वो लोग, उनके पास कुछ ऐसा करने के लिए होता नहीं था। और ये 4 वर्ण जो होते थे, इसको छोड़ के भी और एक सेक्शन सोशल कैटेगरी होते थे जो थे अंत्याजस, जिनके कि 8 गिल्ड मेंबर होते थे, जैसे कि फुलर, शू मेकर, जगलर, बास्केट, सील्ड मेकर, सेलर, फिशरमैन, हंटर ऑफ द वाइल्ड एनिमल ऑफ ए बर्ड्स एंड वेवर। मतलब ये लोग जो जूते के काम वगैरह करते थे, बुनाई ये सब करते थे, फिशरमैन वगैरह ये सब कुछ होते थे। और इन लोगों को छोड़ के भी और बहुत ज़्यादा पीपुल थे, जैसे कि हड्डी, डोमा, चंडाल, बधतऊ। तो इन लोगों का बर्न कैसे होता था कि एक ब्राह्मण वुमेन और एक शूद्रा मैन के अगर बच्चे होंगे तो वो लोग यही होंगे। और ये लोग क्या करते थे, मतलब हड्डी लोग क्या करते थे कि जैसे ऑन क्लीनेंस काम वगैरह ये लोग करते थे। डोमा मतलब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग गाना बजाना ये सब उनका होता था। किलिंग वगैरह काम ऐसे करते थे लोअर कास्ट पे। और फिर जुडिशियल अगर उनको पकड़ेगा तो पनिशमेंट होगा ही होगा उनको। फिर वधंतन वाले क्या करते थे कि नहीं, वो लोग जो डेड बॉडी होते थे फ्लेश के, वो सब कुछ ना वो लोग खाते थे। डॉगी वगैरह हो गया उनका, वो लोग खाते थे। और एक टचेबल कास्ट और अनटचेबल कास्ट डिवाइड होता था जोग्राफिकली हमारे विलेजेस वगैरह पे। जो अनटचेबल लोग होते थे वो उनके कास्ट वगैरह ऐसे होते थे कि महारवाड़ा, मांगवाड़ा, कमरोती,
खाना, ये लोग अनटचेबल वगैरह होते थे। और ये अनटचेबल लोग वगैरह जो होते थे, उनका क्या होता था कि इनको ना इम्प्योर बोला जाता था कि नहीं, ये लोग मैले होते हैं। तो ना बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलेशन का मतलब शिकार होना पड़ता था। ये लोग ना, जैसे एक गाँव हो गया तो गाँव के बाहर ये लोग रहेंगे, और उनको जैसे डॉटी जॉब वगैरह करने के लिए बोला जाता था। नाली वगैरह साफ़ करना होगा, या लोगों के जो पॉटी वगैरह ये सब कुछ उनको साफ़ करने के लिए बोला जाता था। उनके साथ मतलब बहुत ही नाइंसाफ़ी किया जाता था। ज्योग्राफिकल सेक्शन पे भी ये लोग जो रहते थे ना, ऐसा होता था कि ये लोग जाके बहुत पिछले, जहाँ पे डर्टी पॉल्यूशन एरिया, वहाँ पे जाके ये लोग रहते थे, उनको वहाँ पे रखा जाता था। और ये लोग ना मंदिर पे जा सकते हैं, ना कोई विलेजेस के दूसरे जगह पे जा सकते हैं, ना जाके अपने पॉन्ड मतलब रिवर वगैरह हो गया वहाँ पे पानी पी सकते हैं। मतलब उनके साथ बहुत ऐसे नाइंसाफ़ी होता रहता था। और इन लोगों को ना एक ब्लैक थ्रेड इनको पहनने के लिए बोला जाता था, ताकि ना टचेबल लोग इनसे पॉल्यूटेड ना हो जाए। ये लोग अगर रास्ते पे जा रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के जाएंगे, ताकि जो अपर क्लास के लोग होंगे उसको पता चल जाएगा कि नहीं, कोई अनटचेबल आ रहा है। और इन्होंने अगर कुछ भी गलत काम किया ना तो पनिशमेंट दिया जाता था। उनके लिप्स एंड नोज ये वगैरह ना कट कर देते थे। क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप वो देख लीजिएगा, दिसंबर 24 के क्वेश्चन। और फिर आएगा क्वेश्चन 4, ये भी डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिजन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन इंडिया। और आपको ऐसे अगर प्रीवियस ईयर के वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले ही करवा दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर जी ने ही लिखा था, और वो उसमें कैसे डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को सोशली जस्टिस मिले, उनका कैसे प्रोटेक्शन हो राइट्स का, कैसे वो आगे जाए, इनके बारे में उन्होंने लिखा था। उनको उनका राइट्स देने के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स लिखा था, कैसे लोगों को इक्वालिटी मिले, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस, बर्थ, ये सब को लेके कोई किसी के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। आर्टिकल वगैरह थे उसमें, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 23 ये वगैरह सारे थे। आर्टिकल 14 पे क्या था कि कैसे लोगों को इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 15 जिसमें था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ ये वगैरह था। फिर आर्टिकल 16 पे था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी जॉब वगैरह करते हो तो उसी जॉब पे कोई दलित वर्ग का लोग या ब्राह्मण वर्ग का लोग जो भी हो, सारे लोगों को इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, आप उसमें अप्लाई कर वो जॉब कर सकते हो। फिर आएगा आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबल। मतलब ये जो अनटचेबल लोग थे, ये एबोलिशन किया जाए, सारे लोग समान है, इक्वल है, उन्होंने बोला था। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स रेवल। मतलब जो स्लेवरी वगैरह थे, या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो रहा था, उसको वो रोकने के लिए बोले थे अंबेडकर जी ने। फिर डीपीएसपी के बारे में भी उन्होंने बोला था। डीपीएसपी पे क्या था कि हम कैसे हमारे सोसाइटी पे, हमारे स्टेट पे प्रमोट करें, सोशली इकोनॉमिकली जस्टिस को कैसे हम प्रमोट करें। और यहाँ पे आर्टिकल 38 के बारे में दिया गया है, जैसे कि हमें सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जस्टिस करना चाहिए लोगों के साथ। उनके सोशल ऑर्डर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योर कर सके, उनके कैसे हम वेलफेयर कर सके, इसके बारे में वहाँ पे दिया गया था। और सोशल प्रोहिबिजन के बारे में भी है, जैसे आर्टिकल 330, इसमें क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपुल। मतलब जो डिप्रेस्ड कास्ट के लोग होते, बैकवर्ड क्लास के लोग होते थे, उनको बाद में ना शेड्यूल कास्ट में कंसीडर किया गया था। तो उसमें ये था कि उन्हें कैसे लोकसभा वगैरह पे उनको कैसे सीट दिया जा सके, एसटी एससी लोगों को। आर्टिकल 331 पे क्या था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कैसे नॉमिनेट किया। आजकल तो एंग्लो इंडियन हट गया है, अब एसटी एससी लोगों को ही दिया जाता है सीट, 2 सीट होते हैं वो। आर्टिकल 332, उसमें क्या होगा कि रिजर्वेशन किया जाएगा एसटी एससी लोगों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली पे, मतलब हमारे स्टेट पे। आर्टिकल 333 पे भी वही एंग्लो इंडियन है, और वहाँ पे भी एसटी एससी लोगों को अब दिया जा रहा है, हमारे स्टेट वगैरह पे भी। फिर आर्टिकल 334, इसमें था कि 10 ईयर के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पे रिजर्वेशन चलेगा, बट अब तो बहुत साल हो गए हैं, अभी भी चल रहा है रिजर्वेशन। फिर आता है आर्टिकल 335, पोस्ट वगैरह उनको कैसे हम प्रोवाइड करें, हम उसको दे, इसके बारे में वहाँ पे था। फिर आर्टिकल 336, इसमें भी एंग्लो इंडियन चेंज होकर एस टी एस सी हो गया है। फिर आर्टिकल 337, इसमें भी वही एंग्लो इंडियन एस टी एस सी वगैरह। फिर आएगा आर्टिकल 338, इसमें भी एस टी एस सी लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को हम कैसे अपॉइंटमेंट दे, ये उसमें था। फिर आर्टिकल 339, इसमें कैसे हम एस टी एस सी लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वेलफेयर कर सके, इसके बारे में था। फिर आर्टिकल 340,
इसमें ये था कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट वगैरह हैं से आगे लाया जा सके, उसके बारे में ये था। तो मैंने ये सब कुछ बता दिया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस आम्बेडकर असेसमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल इंग्लैंड इकोनॉमी। मतलब इसमें ये है कि इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिश लोगों ने हमसे हमारा इकोनॉमी कैसे नीचे लिया था। मतलब पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, और जब ब्रिटिश लोग आए तो वहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टूक ओवर किया। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया के जितने सारे रिसोर्सेज वगैरह थे वो लोग वहाँ पे ले जाते थे उनके खुद के कंट्री पे, और यहाँ पे जो इंडियन लोग होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि कैसे उनसे मनी हासिल किया जाए और उसको इंग्लैंड लिया जा सके। इंडियन लोगों को ऐसा मतलब पैसे देना होता था, पेड करना होता था। इंग्लिश स्टेक होल्डर जो लोग होते थे, मतलब इंग्लैंड पे अगर ब्रिज बनेगा, इंग्लैंड पे अगर स्कूल बनेगा तो पैसे कहाँ से लिया जाएगा? इंडियन लोगों से लिया जाएगा। इंग्लैंड किसी के साथ वॉर वगैरह करती है, कहाँ से लिया जाएगा? इंडियन लोगों से लिया जाएगा। इंडियन लोग उनको हेल्प करेंगे पे करने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे ब्रिटिश लोग, इंडिया से सब कुछ लेते थे और इंडियन लोगों को ही नीचा देखते थे वो लोग। और ऐसा था कि वो फोर्स करते थे कि अगर इंडिया कुछ भी चीज़ बेचेगा इंग्लैंड पे तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे, ताकि इंडिया बेच ही नहीं पाए। और इंडिया के जो प्रोडक्ट होते थे उसको बहुत ही कम दाम पे खरीदते थे इंडिया पे, और वो वहाँ के इंग्लैंड पे जाके बहुत ज़्यादा दाम पे बेचते थे। और इंडिया के जो टेक्सटाइल कंपनी वगैरह थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट को वो बेचना चाहते थे यहाँ पे, और दुगने दाम पे बेचते थे। इसीलिए हमारे गांधी जी ने भी वो जो खादी वगैरह सारे ईंट वगैरह होते थे उसको जला दिया था, और खादी कपड़ा सारे लोग पहनते थे। हमारे इंडिया पे तो 90% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते थे। तो वो क्या करते थे कि फार्मर वगैरह जो होते थे उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऐसे टैक्स लगा देते थे, ताकि कर उनसे चार्जेस वगैरह कर वगैरह वो लोग हासिल करते थे। अगर किसी यार भुखमरी हो गया या खेत पे अनाज वगैरह नहीं हुआ तो फिर भी वो उनसे टैक्स लेते थे ही लेते थे। मतलब लोगों को बहुत ही मिजरेबल कंडीशन पे वो लोग छोड़ दिए थे, पुअर बना दिए थे लोगों को। और इंडस्ट्री वगैरह जो थे उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया पे ऐसे करते थे कि लोग लेके जाते थे और वहाँ पे उनके वहाँ पे काम करवाते थे, और इंडियन लोगों को बहुत ही कम चार्जेस देते थे। तो ये था कि उन्होंने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही नीचे थे, और सिर्फ उनके वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन कैसे आगे जाए, ग्रोथ हो, वो लोग देखते थे। तो मैंने ये शॉर्ट में बता दिया था जहाँ जो भी है इस चैप्टर पे, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन 7, एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ अम्बेडकर फिलोसॉफी ऑन लैंड टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड होल्डिंग। मतलब इसमें ये था कि अम्बेडकर जी चाहते थे कि कैसे फार्मर वगैरह, एग्रीकल्चर वर्कर वगैरह वो लोग कैसे आगे आए, उनके लिए कैसे अच्छा काम किया जाए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड टैक्सेशन बारे में था कि लैंड टैक्सेशन पे ये होता था कि जैसे हायर इनकम वाले कुछ फार्मर होते हैं, लोअर इनकम वाले फार्मर होते थे, तो वो चाहते थे कि जो हायर इनकम वाले फार्मर होते से ही टैक्स कलेक्ट किया जाए, बट जो लोअर इनकम वाले होते थे, पुअर होते थे, उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम होगा, वो अपने खुद के फार्म पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनको खुद के फार्म के लिए ज़्यादा कल्टीवेट होगा, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो हमारे एग्रीकल्चर पे ग्रोथ होगा। उन्होंने ये बोला था। फिर लैंड रिफॉर्म वगैरह होते हैं, यहाँ पे वो चाहते थे कि जो जमींदारी प्रथा वगैरह था वो हट जाए, मतलब मिडिल मैन जो होता था, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था, वो ना हट जाए। जो एक्चुअल कल्टीवेटर है वो ही उस लैंड का ओनर हो, मतलब जो फार्म कर रहा है, जो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है, वो ही उसका खुद का लैंड हो, वो ये चाहते थे। वैलिडेट लैंड वगैरह जो था, मतलब जो कि स्मॉल स्मॉल लैंड होता था, जैसे कि अगर एक छोटा सा खेत 1 पे है, फिर उसके बाद एक छोटा सा खेत होगा 12 पे, फिर होगा 20 पे, फिर होगा 30 नंबर पे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई फार्म कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसका खुद का टाइम, उसका खुद का एनर्जी बहुत बहुत सारा जाएगा। तो वो चाहते थे कि अगर किसका खेत 1, 20, 30 ऐसे हो तो उस सारे लोग मिलके ऐसे करें कि 1, 2, 3, 4, फिर जिसका खेत होगा 4, 5, 6, 7, ऐसे सारे लोग मिलके फार्मिंग करें, ताकि उनका खुद का टाइम भी बचे, उनका खुद का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ पाए, और वो लोग एफिशिएंटली फार्मिंग कर पाए। और कोऑपरेटिवली अगर फार्मिंग करेंगे वो लोग, तो उसमें क्या होगा कि उनका रिसोर्सेज वगैरह को भी वो लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि छोटे फार्मर वगैरह जो होते थे उनके पास ना अच्छे सीड्स वगैरह होते थे, ना वो अच्छे से इरिगेशन कर सकते थे, ना उनके पास कोई मशीन वगैरह होता था। तो अगर सारे लोग मिलके करेंगे तो हायर इनकम वाले जो भी फार्मर होते थे तो वो उनका हेल्प करेंगे, छोटे वाले फार्मर का। तो क्या होगा कि उनका भी ग्रोथ होगा, उनका भी ग्रोथ होगा, तो एग्रीकल्चर पे ग्रोथ होगा ही होगा। वो ये भी चाहते थे कि स्टेट ओनरशिप, मतलब स्टेट ना लैंड को ले जाए और सारे लोग के बीच में ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। जो जिनके पास ज़्यादा लैंड होता था वो लोग ज़्यादा ही पैसा कमाते थे, रिच से रिच होते जाते थे, बट जो पुअर लोग होते थे उनके पास लैंड ही नहीं होता था, तो वो अच्छे से काम ही कर नहीं पाते थे। तो वो चाहते थे कि सारे लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो लैंड, ताकि वो लोग अच्छे से एफिशिएंटली और फेयरली, मतलब इक्वालिटी
उनके बीच में हो और वो लोग अच्छे से काम कर पाए। फिर लैंड होल्डिंग वाला चीज़ भी था। तो इस लैंड होल्डिंग पे ये था कि अगर स्टेट ने सारे लोगों के बीच में इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लैंड, तो क्या होगा कि उनके पास फेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारे लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कम हो जाएगा, सोशली जस्टिस ज़्यादा ऊपर जाएगा, प्रोमोट होगा वो। और जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स वगैरह होते थे उनको ना सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ कंसोलिडेटिंग लैंड वगैरह हो गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी जो मशीनरी वगैरह, सीड्स वगैरह, ये लोग उनको ना बेटर एक्सेस देना चाहिए स्टेट। इसके बारे में उन्होंने बोला था लैंड होल्डिंग पे। क्वेश्चन 8, तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, दिसंबर 24 के। मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो ये तो ख़त्म हो गया। और अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं सारी वीडियो अगर अपलोड करूँगी आपके पास जाना भी तो चाहिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।